ओके, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में, जिसमें हमने प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और दूसरा हम बात कर रहे थे कि हीट लॉस कैसे होती है और हीट जनरेशन कैसे होती है। कि बाकी लोगों को भी काइंडली बोल दें बेटा, अगेन ऑनलाइन हो जाए। हीट प्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लिया था, अब हीट लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये हीट लॉस जो हो रही है ना, ये मोस्टली स्किन से हो रही होती है। और स्किन से कैसे होती है? एक्सपायर्ड एयर की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में। अब बहुत से इनसेंसिबल वाटर लॉसेस भी हो रही होती हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ वेंटिलेशन। जब आप एक्सपायर आउट कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो आप जब एक्सपेल आउट करते हैं एयर, तो उस टाइम भी हीट लॉस हो रही होती है। Heat loss through the skin is affected by a difference between the body and environmental temperature. The amount of temperature, body surface exposed, and the type of the clothes worn. अब मोस्टली सर्दियों में क्या होता है कि आप गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देती हैं, और गर्मियों में क्या होता है कि लाइट कपड़े पहनती हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपका बॉडी के ऊपर, बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर, कि वो एक्सपोज कितना है। और एयर insulates against heat loss when trapped in the layer of clothing and between the skin and the clothing. For this reason, several layers of the lightweight clothes provide more effective insulation against low environmental temperatures on heavy environment. Okay. इसलिए सर्दियों में क्या होता है कि आप एक गर्म कपड़े के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल टाइप्स के कपड़े पहनने पड़ते हैं। लाइक अगर एक तरह के आपने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तो वहाँ से एयर ट्रैप हो सकती है। जब एयर ट्रैप होएगी तो स्किन के ऊपर, स्किन को जाके टच कर सकती है। अगेन जो कूलिंग की सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो सकती हैं। जो हीट लॉस है, ये इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन हो रही होती है। इवेपोरेशन, द बॉडी इज कूल्ड एज ए हीट कन्वर्ट्स द वाटर इनटू इन स्वेट्स टू द वाटर वेपर्स। इवेपोरेशन की फॉर्म में हो रही होती है, रेडिएशन की फॉर्म में हो रही होती है, कंडक्शन की फॉर्म में हो रही होती है, कन्वेक्शन की फॉर्म में हो रही होती है। तो ये वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो हीट है वो लॉस हो रही होती है। पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में एलिमिनेट होना। जैसे ही आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के बाद क्या होता है कि जो वाटर है ऑन योर बॉडी सरफेस, ये जो स्वेट है ऑन योर बॉडी सरफेस, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन का अगेन जो इफेक्ट होता है, कूलिंग होता है। या आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स होती हैं, और वाटर वेपर जैसे ही इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करने के रिजल्ट में आपको इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है। वेल, दूसरी कंडीशन होती है रेडिएशन की। अब इसमें क्या होता है कि इन द रेडिएशन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी रेडिएट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी।
रेडिएशन में क्या होता है कि सपोज आपने कोई चीज़ गर्म की है, गर्म करने के रिजल्ट में उसके जो हीट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन विद द क्लॉथेस। अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं तो आपके कपड़ों के साथ जो हीट है दैट विल रेडिएट और देन एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। इन कंडक्शन क्लोथेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट, अगर अपने कपड़े पहने हुए हैं जिसका डायरेक्ट कंटेक्ट आपकी स्किन के साथ है या ऑब्जेक्ट के साथ है, तो वो हीट आपकी स्किन, आपके जो कपड़े हैं उनको देना शुरू कर देगी। दैट इज विद द कंडक्शन। और तीसरा चौथा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि द एयर पासेस ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज हीटेड एंड rises cool air replaces and its convection currents are set up। ओके तो कन्वेक्शन में जैसे एयर पास आउट करेगी एक्सपोज एयर के ऊपर से, एक्सपोज बॉडी पार्ट्स के ऊपर से, तो बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाएगी। और या अगर कूलिंग इफेक्ट है तो कूल एरिया जो है दैट विल बी बिकम ए कूल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके रिजल्ट में ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं दैट सेट अप। और कन्वेक्शंस आल्सो कूल द बॉडी व्हेन क्लोथ्स आर worn एक्सेप्ट व्हेन दे आर विंड प्रूफ। जैसे ही आपको हवा लगेगी तो उसके रिजल्ट में जो बॉडी आपकी है दे विल फील ए कूलिंग इफेक्ट अनटिल अनलेस के वो जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो वाटर प्रूफ विंड प्रूफ ना हो, कि आपको हवा लगेगी ना। ओके तो इस मैकेनिज़्म जिनके अंदर इवेपोरेशन आता है, जिनके अंदर रेडिएशन आता है, जिनके अंदर कंडक्शन आता है, कन्वेक्शन आता है, तो ये 4 प्रोसेस हैं। 4 प्रोसेस के थ्रू जो हीट है ये लॉस हो रही होती है। ओके इसके अलावा कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेट करता है वो ब्लड जिसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होता है, तो ये हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करता है और ये डिटेक्ट करने के बाद अपनी इम्पल्सेस को सेंड कर देता है टूवर्ड्स द आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाकी बॉडी के अंदर भी डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, विच कंस्ट्रक्ट इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन। आर्ट्रियोल्स जैसे डायलेट होते हैं, डायलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट होने के रिजल्ट में क्या होता है कि जो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्केलेटल मसल शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। अब ये जो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द आर्ट्रियोल्स है इसलिए डिक्रीज होता है ताकि हीट को कंजर्व किया जा सके। अगर रिपीटेडली आर्ट्रियोल्स की तरफ ब्लड जाएगा तो वो ब्लड स्किन के आर्ट्रियोल्स के साथ या डर्मिस के साथ जैसे ही टच करेगा तो वहाँ से हीट लॉस होना शुरू हो जाती है। आर्ट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन इसलिए हो जाती है ताकि हीट को कंजर्व किया जा सके। दूसरा काम ये होता है कि स्केलेटल मसल्स शिवरिंग स्टिमुलेट कर देते हैं। बेटा आवाज़ बाकी लोगों को तो आ रही है लेकिन अच्छा चलिए ओके मैं ये रिपीट भी कर देता हूँ बेटा, डोंट वरी। बेटा आर्ट्रियोल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर होती हैं। डर्मिस में भी होते हैं बेटा। एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर होती है, उसके अंदर बहुत माइनर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। थ्रू डिफियन या ऑस्मोसिस के थ्रू वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे होते हैं। इवन कि आप अपनी डर्मिस को कट भी कर देते हैं तो उससे ब्लीड बहुत माइनर अमाउंट में ब्लड ब्लीड होता है। अगर आप डर्मिस तक जाएंगे तो वहाँ से फ़ौरन पहले ब्लीड होना शुरू हो जाता है। तो मेनली जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके as the heat is conserved the body temperature rises and when in return normal ranges again negative feedback mechanism is switched off। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का सेट टेम्परेचर होता है, सेट पॉइंट होता है। और इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है वो 0.5 से लेके 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन आती है। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल लिमिट होगा तो उसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। कि बॉडी का टेम्परेचर जिसमें 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर लो होगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। अगर मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथर्मिया। ओके अभी ठीक है। इस तरह जो हीट है हीट लॉस और हीट कंजर्व की जा रही होती है और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहा होता है।
इसके अगर अपोजिट बात करें तो जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, राइज होने के रिजल्ट में हीट इज लॉस्ट इंक्रीज बाय डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स इन द डर्मिस। अब जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो जो डर्मिस के अंदर आर्टरियोल्स प्रेजेंट है उनकी डायलेटेशन होना शुरू हो जाएगी। हाइपोथर्मिया नो बेटा, हाइपोथर्मिया को नहीं, पेरेक्सिया को फीवर कह सकते हैं। हाइपरथर्मिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसके पीछे भी सर्टेन पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। हाइपरथर्मिया समवट कह सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज होने के पीछे भी कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ मीडिएटर्स होते हैं, कुछ पैथोजेनिक इन नेचर चीज़ें होती हैं, कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो वो फीवर को लीड कर रहे होते हैं। पैराक्सिया, पैरेक्सिया या फीवर ये सेम चीज़ें होती हैं। चलिए ये भी लेटर ऑन मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया क्या है। ओके तो अगर हम अपोजिट उसके बात करें कि जिसमें टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है, ये इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने के रिजल्ट में बॉडी का टेम्परेचर हमने एक स्टैटिक सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन करना होता है, दैट इज़ 36 पॉइंट, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा जैसे ही होता है तो जो डर्मिस के अंदर एट्रियोल्स पड़े हैं उनकी डायलेटेशन होना शुरू हो जाएगी, ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्किन इंक्रीज होएगा, जैसे ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि स्वेटिंग ग्लैंड्स बड़े होते हैं, उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, जैसे ही स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन होगी तो स्वेट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जैसे स्वेट इंक्रीज होएगा तो उसका इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट आएगा और उसके रिजल्ट में इवेपोरेशन की फॉर्म में जो हीट है दैट विल बी लॉस्ट, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा या विद इन नॉर्मल लिमिट्स गेन आना शुरू हो जाएगा थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आप इंक्रीज कितना हो रहा होता है 0.5 से लेके 0.25 तक, स्वेट ग्लैंड्स सेक्रीशन देना शुरू कर देते हैं, और ये सेक्रीशन जैसे ही स्किन की सरफेस के ऊपर आती हैं तो वो ये एवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में एलिमिनेट होते हैं। अब जैसे ही वाटर वेपर बनेंगे, इवेपोरेशन होगी तो उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर कूल होना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी बाय evaporation of water through the skin and expired air still occurs when there is environmental temperature low. This is called insensible water loss, around 500 ml per day, and is accompanied by insensible heat loss. मोस्टली ऐसी कंडीशन भी होती है जब टेम्परेचर इवन की इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लो भी होता है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी जो वाटर है इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा होता है, जो कि अराउंड अबाउट 500 ml है, जो कि इन दी फॉर्म ऑफ एक्सीला स्वेटिंग हो रही होती है, एक्सीला के अंदर स्वेटिंग होना शुरू हो रही होती है, या आप जो एक्सपायर्ड एयर करते हैं तो उसके साथ भी वाटर लॉस हो रहा होता है, दैट इज नोन एज इनसेंसिबल वाटर लॉस, जो कि अराउंड अबाउट 500 ml पर डे लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन, बेटा इनसेंसिबल इसलिए यूज किया गया है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये वेरी कर रहा होता है। Regulation of blood flow through the skin, the amount of heat lost from the skin depends largely on the blood flow through the dermal capillaries. अब अगर डर्मल कैपरीज के अंदर या आर्ट्रियोल्स के अंदर वेसोडाइलेशन हो रही है तो उसका मतलब है कि ओके इनसेंसिबल वाटर लॉस में बेटा ये होता है कि वो जो वाटर लॉस हो रहा होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसे होता है समटाइम ऐसे होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो कूल होता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी से इन दी फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वाटर लॉस हो रहा होता है, ये इन दी फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जब आप एक्सपायर आउट करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी आपके वाटर वेपर्स जा रहे होते हैं, और ये राउंड अबाउट बेटा 500 से लेके 800 ml तक होता है। इनसेंसिबल जो वाटर लॉस होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट आर नोन एज इनसेंसिबल वाटर लॉस। और ये 500 से लेके
800 ml तक होता है पर डे जो लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा ये यूरिनेशन में भी, यूरन में भी जा रहा होता है, डेफिकेशन में भी जा रहा होता है, जो कि मेजरेबल नहीं है। उसको हम अगेन इनसेंसिबल वाटर, सेंसिबल और इनसेंसिबल वाटर लॉस कह सकते हैं। सेंसिबल में वो होता है जो हम मेजर कर सकते हैं, और इनसेंसिबल वो होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। लाइक स्वेटिंग में जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जा रहा है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज इनसेंसिबल वाटर लॉस। ओके, रेगुलेशन अगर हम ब्लड फ्लो की थ्रू स्किन को देखें तो उसके अंदर ये है कि जैसे ही आर्टियोलर कंस्ट्रिक्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो हीट है उसको कंजर्व किया जा रहा होगा, और जैसे ही आर्टियोलर डायलिटेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में हीट को एलिमिनेट किया जा रहा होगा। The amount of heat loss from skin depends largely on the blood flow through the dermal capillaries. As the body temperature rises, जैसे body temperature increase होएगा, arterioles dilate होना शुरू हो जाएंगे और more blood enters into capillary network in the skin. बेटा ये 500 to 800 एक फिगर दी गई है कि जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है ये इतना हो रहा होता है। इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट हम मैयर नहीं कर सकते, एक फाइनल डिजिट हम नहीं दे सकते कि ये इतना ही वाटर लॉस होना है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। एक रफली आइडिया दिया गया है। गॉट इट? आवाज़ कट रही है बेटा, आवाज़ पेज रिफ्रेश करके देखिएगा। इन एडिशन, increasing the amount of sweat produced, the temperature of skin rises, and heat is lost by radiation, conduction, and convections. If the environment temperature is low or if the heat production is decreased, the arteriolar dermis are constricted. अगर environmental temperature low हो गया है या heat production कम हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो arterioles present in the dermis हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही कंस्ट्रिक्शन होएगी तो ब्लड फ्लो जो कि डर्मिस की तरफ जा रहा था और उसका कंटेक्ट स्किन के साथ होना था वो कम जाएगा ताकि हीट को कंजर्व किया जा सके। एग्जैक्टली बेटा, जब आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में वो ब्लड जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या टेम्परेचर नॉर्मल है स्किन की तरफ जाएगा तो वहाँ से हीट एलिमिनेट हो रही होती है। जब आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो ब्लड सप्लाई जो कि स्किन की तरफ जा रही होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हीट को कंजर्व किया जा रहा होता है। Same condition if the environmental temperature is low or if the heat production is decreased, the arterioles in the dermis are constricted. ठीक है? The reduced blood flow near the body surface conserve heat. The skin appears paler and feels cooler. इसलिए सर्दियों के अंदर जो पेरीफ्रीज होती हैं वो कूल हो चुकी होती हैं ड्यू टू arteriolar constriction. इसके अलावा उनके अंदर साइनोसिस हो रही होती है और मोस्टली यू कैन डिटेक्ट योर साइनोसिस एट द नोज टिप, एयर लोड के ऊपर देख सकते हैं या फिर पेरीफ्रीज में देख सकते हैं। तो ये वाला एरिया जो होता है ये सबसे ज़्यादा कूल हुआ होता है। ओके, इसके अलावा हम फीवर की बात करते हैं। अब फीवर बेसिकली क्या है? फीवर बेटा ये होता है कि कहीं पे भी कोई अगर इन्फेक्शन हुआ है, पस बन रही है, तो कोई भी ऐसी स्टेट है जहाँ पे केमिकल पायोजेनिक इन नेचर रिलीज हो गए हैं या कोई इन्वेडिंग बैक्टीरिया है तो उसके रिजल्ट में इंटरल्यूकन 1 रिलीज होता है। इंटरल्यूकन जो है ये केमिकल मीडिएटर्स हैं, ये जाके थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट चेंज कर देता है। थर्मोस्टेट का जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जैसे ही ये इंटरल्यूकन 1 रिलीज होता है ये जाके थर्मोस्टेट का जो सेट पॉइंट है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको चेंज करके 39 पे लेके आता है, 40 पे लेके आता है, 41 पे लेके आता है। तो जैसे ही वो स्टेटिक सेट पॉइंट अचीव नहीं होता तब तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर एक स्टेटिक सेट पॉइंट तक अचीव होने में
अचीव होने में टाइम ड्यूरेशन लेता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ये फीवर है। दिस इज ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ केमिकल्स दैट आर पायरोजेनिक फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी सेल्स और इन्वेडिंग बैक्टीरिया। अब सर्टेन ऐसी कंडीशंस होती है अगर कहीं पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इसके ऊपर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, जो प्रोटीन्स हैं उनकी डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है। ये जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं वो इंजाइम एक्टिव नहीं होते और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर इनहिबिट हो जाती है। जैसे ही इन्फ्लेमेटरी सेल से पायरोजेंस रिलीज होते हैं या कोई इन्वेडिंग बैक्टीरिया रिलीज होता है तो ये पायरोजेंस जो हैं ये हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करती हैं और हाइपोथैलेमस का जो स्टैटिक सेट पॉइंट होता है थर्मोस्टेट का उसको इंक्रीज करवा देती हैं। सपोज जो नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इन पायरोजेंस ने क्या किया 37 की बजाय 39 कर दिया, 38 कर दिया, 40 कर दिया। अब जो बॉडी होती है ये वो रिस्पॉन्ड करती है स्टैटिक सेट पॉइंट को, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जा रहा होता है और जब तक वो स्टैटिक सेट पॉइंट कंट्रोल पे नहीं आएगा, ये स्टैटिक सेट पॉइंट तक अचीव नहीं होगा, तब तक बॉडी शिवर होना शुरू हो जाएगी, हीट को कंजर्व करना शुरू कर देगी। द बॉडी रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग हीट प्रोमोटिंग मैकेनिज्म्स। अब जैसे ही स्टैटिक सेट पॉइंट इंक्रीज हो गया तो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है अनटिल अनलेस द न्यू टेम्परेचर स्टैटिक सेट पॉइंट इज अचीव्ड। जब तक वो स्टैटिक सेट पॉइंट अचीव नहीं होगा तब तक शिवरिंग होना शुरू होती रहेगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन रहेगी। When the thermostat is reset to normal level, the heat loss mechanisms are activated. अब जैसे ही वो स्टैटिक सेट पॉइंट डिक्रीज होता है तो उसके बाद फीवर में स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि वो इंक्रीज जो टेम्परेचर था उसको वेपोरेशन की फॉर्म में, कंडक्शन कन्विक्शन की फॉर्म में बॉडी से हीट को एलिमिनेट किया जा सके। There is a profuse sweating and vasodilation accompanied by warm pink skin until body temperature falls to the normal range again. अब ये टेम्परेचर जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक जो स्किन है वो पिंकिश होना शुरू हो जाएगी, फ्लश्ड स्किन होती है। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल राइज होना शुरू हो जाता है तो अगेन ये बॉडी का कलर नॉर्मल हो सकता है। ओके, फीवर को अगेन रिपीट कर देता हूँ बेटा। जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के रिजल्ट में या कहीं पे कोई फॉर्मेशन हुई हुई है या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुई हुई है तो क्या करते हैं कि पायरोजेनिक्स रिलीज़ करते हैं। पायरोजेनिक्स और इन्फ्लेमेटरी सेल से रिलीज़ हो रहा होता है ये इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर बैक्टीरिया नेचर्स, ये रिलीज़ करते हैं। दीज आर इंटरल्यूकन 1। इंटरल्यूकन 1 ने क्या करता है, ये जाके जो थर्मोस्टेट होता है हायर सेंटर्स के अंदर या हाइपोथैलेमस के अंदर उसका स्टैटिक सेट पॉइंट चेंज करता है। अब नॉर्मल जो स्टैटिक सेट पॉइंट होता है थर्मोस्टेट का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये इंटरल्यूकन 1 क्या करता है 38 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। जैसे ही 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म उस टाइम तक रिस्पॉन्ड करते हैं जब तक 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव नहीं होता, जिसके अंदर शिवरिंग है और वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो जाता है तो उसके बाद सपोज अगर थर्मोस्टेट को रीसेट कर दिया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लेके आ जाता है तो देन बॉडी से हीट लॉस होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट 37 पे होता है तो उसके रिजल्ट में जो हीट लॉस मैकेनिज्म है उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे हीट लॉस मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे तो उसके रिजल्ट में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वेजोडाइलेशन होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी तो उसके रिजल्ट में अदर प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएंगे जिनके अंदर कन्विक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, वेपोरेशन है। ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अगेन नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है हाइपोथर्मिया। ओके, दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, वन इज कोर टेम्परेचर, अदर वन इज सरफेस टेम्परेचर। अगर हम कोर टेम्परेचर की बात करें तो कोर टेम्परेचर
If the core temperature is below 35 degrees centigrade, this means that at a core temperature below 32 degrees centigrade, compensatory mechanisms to restore body temperature until usually falls. Shivering is replaced by muscle rigidity and cramps and vasoconstriction falls and blood pressure falls, respiration rate falls. अब हाइपोथर्मिया में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एग्जैक्टली बेटर टेम्परेचर ऑफ जो डीप टिश्यू होता है उसको कोर टेम्परेचर कहा जाता है और जो सुपरफिशियल आप ले रहे होते हैं उसको सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो जो रेक्टल टेम्परेचर है ये नॉर्मली 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इस ये कोर टेम्परेचर अगर बिलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। अब हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि समटाइम्स अगर टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है जिसके अंदर शिवरिंग है ये नहीं हो रही होती, तो जो मसल के अंदर मूवमेंट होती है, जो मसल के अंदर नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, जो आयंस एक्सचेंज हो रहे होते हैं वो आयंस एक्सचेंज नहीं होते। जब आयन एक्सचेंज नहीं होंगे तो उसके रिजल्ट में मसल्स हैं वो रिजिड होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स में सपोज वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी थी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं होता, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, पल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट्स फॉल्स होना शुरू हो जाती हैं और एक टाइम आता है कि पेशेंट्स मूव्स टुवर्ड्स मेंटल कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन और डेथ यूजुअली उन पेशेंट्स में हो जाएगी जिनका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चला जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स या वो लोग जिनको फ्रोजन वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो उनका जो टेम्परेचर है वो बिलो 25 चला जाता है और उनकी इस वजह से डेथ होना शुरू हो जाती है। वो पेशेंट्स या वो इंडिविजुअल्स एट एक्सट्रीम ऑफ एज आर प्रोन टू हाइपरथर्मिया एज द टेम्परेचर रेगुलेशन इज लेस इफेक्टिव इन यंग एंड अर्ली एज। वो पेशेंट्स जो कि ओल्ड एज में चले जाते हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वो मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया होते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी क्या होता है कि ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में लिपिड बेस्ड सब्सटेंसेस इन द स्किन, द अल्ट्रावायलेट रेज इन द सनलाइट कन्वर्ट टू इट विटामिन डी। This circulates in the blood and is used with calcium and phosphate in the formation and maintenance of bones। अब bones की अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ साथ विटामिन डी की भी एक्टिवेशन होती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल लीड टू अ डिजीज नोन एज रिकेट्सिया। ये जो हड्डियाँ बच्चों में टेढ़ी हो जाती हैं ये मोस्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती हैं। तो इसलिए उससे प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल रख दिया है। अब ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो जो रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं सनलाइट से उसको विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और विटामिन डी अगेन बोन का एक मिनरल है। इसके अलावा कुटेनियस सेंसेशन होती है, कुटेनियस रिसेप्टर्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन द डर्मिस और सेंसिटिव टू टच होती हैं, प्रेशर होती हैं, टेम्परेचर होती हैं और पेन्स होती हैं। Stimulation generates nerve impulses in the sensory nerves that are transmitted to the cerebral cortex. Or some areas have sensory receptors and other causing them to be especially sensitive, lips or fingertips। तो ये जो कुटेनियस सेंसेशन है इसमें ये होता है कि सेंसरी रिसेप्टर्स बड़े होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। और ये लाइट टेम्परेचर के लिए, डीप टेम्परेचर के लिए, टच के लिए यूज हो रही होती हैं। अब इन सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर क्या क्या आती हैं, मेसेनियन कार्पस्कल्स आती हैं जो कि लाइट प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होती हैं। पेसिनियन कार्पस्कल्स आती हैं जो कि डीप प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और फ्री नर्व एंडिंग्स आती हैं जो कि पेन को डिटेक्ट कर रही होती हैं। ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट। और इन्होंने
स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि सेंसिटिव टू टच होती हैं, टेम्परेचर होती हैं, प्रेशर होती हैं और पेन के लिए, और ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, स्पेशली इन द डर्मिस। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन है। ये देख लेते हैं कि अब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन कैसे होती है। दिस प्रॉपर्टी इज लिमिटेड बट सब्सटेंसेस दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इंक्लूड्स, जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन होती है, सम ड्रग्स होती हैं या ट्रांसडर्मल पैचेस होती हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जेल्स होती हैं या कुछ क्रीम्स होती हैं जो स्किन के ऊपर लगा दी जाती हैं और वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, या कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा सर निकोटीन एक टेबलेट्स होती हैं जो कि स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए डिफरेंट फार्मेसीज के ऊपर प्रेजेंट है, जिनको लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर लोकली अब्जॉर्प्शन हो रही होती है स्किन के ऊपर तो उसको कहा जाता है कि ये स्किन की अब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक्सक्रीशन भी हो रही होती है। स्किन इज़ आल्सो एक्सक्रीटरी आर्गन, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड स्वेट्स के अंदर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग अगर हो जाती है तो उसमें कैल्शियम सोडियम का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, दैट लीड्स टू हाइपोन्यूट्रीमिया। यूरिया स्पेशली व्हेन द किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड, जब किडनी फेलियर हो जाता है तो यूरिया एलिमिनेट हो रहा होता है, या अरोमेटिक सब्सटेंसेस एलिमिनेट हो रहे होते हैं, दैट आर गार्लिक एंड स्पाइसेस। ये स्किन क्या करती है, इनको एक्सक्रीशन भी करवा रही होती है। ये वो फंक्शंस हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं और दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये यूएचएस का भी क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा जा रहा होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्किन। ओके, इसके अलावा वुंड हीलिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम इनकी लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डर्मिस में क्या होता है, एपिडर्मिस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इनको वन बाई वन कर लेते हैं। और ये फंक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्किन और ये स्किन इनको कैसे मेंटेन कर रही होती है। बेटा ये फंक्शन ऑफ स्किन क्या क्या है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें डर्मिस है, एपिडर्मिस है और सबक्यूटेनियस टिश्यू है। उनके सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा बस सर डर्मिस एपिडर्मिस कर लेते हैं और ये एक दो और लेक्चर में ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है। ओके, अगर हम स्किन की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो स्किन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका जो सरफेस एरिया है वो 1.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर इन द अडल्ट है। ओके बेटा, चलिए बेटा नेटवर्क का इशू है, देख लीजिएगा, यूट्यूब से ले लीजिएगा। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसका सरफेस एरिया जो कि 1.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर है, या 15% इन द अडल्ट। इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर और नेल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 मेन लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखी होती हैं, और तीसरी भी फैट टिश्यू होती है जिसको सबकुटेनियस फैट या सबकुटेनियस डर्मिस का नाम दिया गया है, सबकुटेनियस टिश्यू का नाम दिया गया है।
डर्मिस, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है। ये 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। अब एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन होती है, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्केमस एपिथेलियम which varies in thickness in different parts of the body, and it is thickest on the palm of the hand and sole of the feet, and there is no blood vessels or nerve endings। अगर हम डर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, तो एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती। और एपिडर्मिस के अंदर बट इट्स डीपर लेयर आर बाथ इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द डर्मिस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रेन अवे एज ए लैम्प। अब जैसे ही जो एपिडर्मिस है, इसको ब्लड सप्लाई माइनर अमाउंट में हो रही होती है। माइनर अमाउंट में कैसे होती है कि वो ब्लड जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ रहा होता है फ्रॉम द डर्मिस, तो उससे इसको ऑक्सीजन भी मिल जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाती हैं, और इसका जो लैम्प होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। There are several layers, yes, stratas of the cell in the epidermis and extended from the deepest germinative layer to most superficial stratum corneum, thick horny layers होती है। The cells of the surface are flat होते हैं, thin होते हैं, non-nucleated होते हैं, dead cells होते हैं या scams होते हैं, in which the cytoplasm has been replaced by a fibrous protein keratin। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर दैट आर रिप्लेस्ड फिब्रस प्रोटीन केराटिन होती है, उसके अंदर रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और ये सेल्स कंटिन्यूसली इनको रब ऑफ किया जा रहा होता है, ये शेड हो रहे होती हैं, और देन ये रिप्लेस हो रहे होते हैं इन द जर्मिनेटिव लेयर एंड हैव अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस एज दे प्रोग्रेस टुवर्ड द सरफेस। और जैसे ये सरफेस की तरफ आते हैं तो इनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, और कंप्लीट जो एपिडर्मिस की चेंज होती है या रिप्लेसमेंट होती है वो 1 मंथ लग जाता है उसको रिप्लेस करते करते। ओके, तो एपिडर्मिस, बेटा वेट शोर खत्म हो जाता है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, अब शोर खत्म हो गया ऑल्सो। ओके, एपिडर्मिस के बाद बात कर रहे थे, तो बेटा एपिडर्मिस के अंदर ना 2 तरह से सेल पड़े होते हैं। अभी ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अब ये 2 तरह से जो सेल्स होते हैं, एक को सेल्स को केराटिनोसाइट्स कहा जाता है, और दूसरे होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। आपकी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की हम बात कर रहे थे, इसके बाद इसकी लेयर्स के बारे में भी हमने बात करनी है। तो एपिडर्मिस के अंदर 2 तरह से सेल्स होती हैं, वन इज केराटिनोसाइट्स होते हैं और दूसरा होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। इसके अलावा अदर सेल्स भी होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, जिनके अंदर बेटा मेलिनोसाइट्स आते हैं, जिनके अंदर लैंगरहैंस सेल्स आती हैं और जिनके अंदर मार्कर सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो एपिडर्मिस है डिवाइड की जाती है इनटू 4 लेयर्स के अंदर। 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं उनके अंदर, उनको अकॉर्डिंग टू केराटिनोसाइट्स की मॉर्फोलॉजी के ऊपर। अब ये जो 4 लेयर्स हैं, इनके अंदर हम 4 लेयर्स में
पहली जो लेयर होती है उसको जर्मिनेटम कहा जाता है, ये जर्मिनेटम लेयर कहा जाती है। देन स्केमस लेयर होती है जिसे स्ट्रेटम स्पाइनोजम भी कहा जाता है। थर्ड वन ग्रेनुलर लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम भी कहा जाता है। और एंड वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है जिसे हॉर्नी लेयर्स भी या मॉडिफाइड हॉर्नी लेयर्स भी कहा जाता है। ओके बेटा, दो तरह से सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स जो होते हैं उनके नाम केराटिनोसाइट्स हैं और डेंड्रिटिक सेल्स हैं। बेटा मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ। ये दो तरह के जो सेल्स होते हैं ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, लेयर्स के नेम भी लिख के दे दूँ? ओके, लेयर के नेम भी लिख के दे देता हूँ, डोंट वरी। एग्जैक्टली बेटा, डेंड्रिटिक और केराटिनोसाइट्स ये दो सेल्स होते हैं। ओके बेटा, ये आपको एक मिनट दे दूँ, मैं टाइप करके दे देता हूँ। हम्म, ओके। सिर्फ ये मुझे एक मिनट टाइप करने दें, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेलिनोसाइट्स और लिंगर सेंस में आते हैं। इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश। ओके बेटा, ये बेसलर लेयर होती है, ये 4 लेयर्स होती हैं जो कि आपको टाइप करके दे दी हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।
बेटा ये जो लिंगरसेंस और मेलिनोसाइट्स होते हैं ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ द स्किन भी चले जाते हैं। ओके, मेलिनोसाइट्स और लिंगर एंड सेल्स ये बेसिकली एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं। तो उसके बाद ये जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है या कोई सरफेस के ऊपर, स्किन सरफेस के ऊपर एंटीजन आता है, तो दीज सेल्स मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, किसने क्वेश्चन पूछा था, काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिएगा अक्सर बेटा। मेलानिन और लिंगरसेंस ये मेलिनोसाइट्स होते हैं और दूसरे लिंगरसेंस सेल्स होते हैं, राइट। अब जो केराटिनोसाइट्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये 80% ऑफ जो सेल्स होते हैं ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली जो एक्टोडर्म होती है दैट इज ड्राइव फ्रॉम केराटिनोसाइट्स। एक्टोडर्म आप कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर जो एक्टोडर्म होती है वहाँ पे 80% केराटिनोसाइट्स पड़े होते हैं। अब ये सेल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द बेसल लेयर टू सरफेस ऑफ द स्किन रिजल्टिंग इन केराटिनाइजेशन। अब जैसे ही केराटिनाइजेशन होना शुरू होती है तो ये सेल बेसल लेयर टू सरफेस ऑफ द स्किन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब केराटिनाइजेशन क्या है बेटा, लिपिड बेस हार्मोन और पेप्टाइड बेस हार्मोन अभी हम पढ़ रहे हैं स्किन में। लिपिड बेस और पेप्टाइड बेस अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम खोलेंगी तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर ये दोनों डिफ्रेंशिएशन दी गई है। अभी आप स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो हम लिपिड बेस्ड और पेप्टाइड बेस हार्मोन का भी बता दूंगा। ठीक है मलाइका, ओके। केराटिनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि केराटिनाइजेशन क्या होती है बेटा। एक प्रोसेस होता है इन विच द केराटिनोसाइट्स जो होती हैं इनके अंदर पहले सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, देन इनकी डिग्रेडेटिव फेज स्टार्ट होती है। अब दो फेजेस होती हैं, वन इज सिंथेटिक फेज एंड वन इज डिग्रेडेड फेज। अब जो सिंथेटिक फेज होती है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं दैट बिल्ड अप ए साइटोप्लाज्मिक सप्लाई ऑफ केराटिन। अब केराटिन आपको पहले बता रहे थे कि एक फिब्रस इंटरमीडिएट प्रोटीन्स हैं। अब ये अल्फा हेलिकल की फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे अल्फा हेलिकल फॉर्म में अरेंजमेंट इसकी होती है तो देन दे एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन। जिस तरह हम पहले बता रहे थे कि इनकी दे एक्ट एज ए एक्टोडर्म, तो ये सेल का साइटोस्केलेटन बना रही होती है। उसके अलावा ये जो केराटीन्स होते हैं इन ये एट द एंड टर्मिनेट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और वहाँ पे ये इंट्रासेलुलर अटैचमेंट पैलेट्स बनाती हैं जिनको डिस्मोसोम्स कहा जाता है। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, आप सिंपल ये याद रखिएगा कि जो एक्टोडर्म होती है या एपिडर्मिस की जो एक्टोडर्म होती है ये अराउंड अबाउट 80% ऑफ केराटिनोसाइट्स से बनी हुई होती है। अब केराटिनोसाइट्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द बेसल लेयर टू सरफेस ऑफ द स्किन एज ए रिजल्ट ऑफ केराटिनाइजेशन। अब केराटिनाइजेशन के अंदर अगेन केराटिनाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, वन इज सिंथेटिक प्रोसेस एंड अदर वन इज डिग्रेडेटिव प्रोसेस। या दो फेजेस होती हैं, वन इज सिंथेटिक फेज, अदर वन इज डिग्रेडेटिव फेज। बस इतना याद रख लीजिएगा, ओके। या दूसरा केराटिनाइजेशन में बेटा ये हो रहा होता है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो लॉस होना शुरू हो जाती हैं, सेल के अंदर कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे सेल के अंदर कंसोलिडेशन होएगी तो हम अम्बार्फस सेल इन्वेलप करना शुरू हो जाती हैं, और ये छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, और इन सेल्स को एट द एंड फाइनली हॉर्नी सेल्स कहा जाता है। और जैसे ही इनकी मैचुरेशन होना शुरू हो जाती है तो मैचुरेशन के बाद इनकी सेल डेथ होना शुरू हो जाती है, और सेल डेथ को कहा जाता है टर्मिनल डिफरेंशिएशन। केराटिनोसाइट्स, केराटिनाइजेशन बेटा अगेन बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। तो केराटिनाइजेशन या केराटिनोसाइट्स में ये होता है कि 80% ऑफ द सेल्स इन द एपिडर्मिस आर एक्टोडर्मली ड्राइव फ्रॉम द केराटिनोसाइट्स। अब जो केराटिनोसाइट्स हैं
ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द बेसल सेल टू सरफेस ऑफ द स्किन एज ए रिजल्ट ऑफ केरेटिनाइजेशन। ओके, अब केरेटिनाइजेशन बेसिकली क्या है? केरेटिनाइजेशन के अंदर बेटा दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, दो फेजेस होती हैं, वन इज सिंथेटिक फेज एंड अदर वन इज डिग्रेडेटिव फेज। डिग्रेडेटिव फेज के अंदर इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है और जैसे ही इनकी मैचुरेशन होती है, मैचुरेशन के बाद सेल डेथ होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टर्मिनल डिफरेंशिएशन। अब जो सिंथेटिक फेज है, सिंथेटिक फेज के अंदर क्या होता है? सेल जो होते हैं ये बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और केराटीन बनना शुरू हो जाती है। अब ये केराटीन क्या है कि एक अल्फा हेलिकल कोयल पैटर्न के अंदर स्केलेटल के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। सेल का जो साइटोस्केलेटल होती है उसके अंदर अटैच होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये केराटीन के फिलामेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इनकी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। अब इस फेज़ को जैसे ही इसकी इंट्रासेलुलर अटैचमेंट होती है, उस फेज़ को डिस्मोसोम्स कहा जाता है। ओके, मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो ये केरेटिनोसाइट्स या केरेटिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये दोनों फेजेस हो रही होती हैं। उसके बाद इनकी हम डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को टाइप करके दिए हैं इंशाल्लाह उन लेयर्स के बारे में। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लेट मी नो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह मुश्किल डेफिनेटली बेटा है, लेकिन ये आप लोगों को ईजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए और ईजी हो जाएगा। और बाकी हम लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसलेस लेयर है, स्टेमस सेल लेयर है, बोनिफाइड लेयर है, ठीक है, और कैनुलर लेयर्स है, जो कि आपको 4 लेयर्स मैंने सेंड की हैं, उनके बारे में हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक देख लेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली लेट मी नो। ओके, चलें चलें मैं 1 मिनट पे आपको बता देता हूँ कि लिपिड बेस्ड और पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन क्या क्या होते हैं बेटा। क्वेश्चन वेयर इज मलाइका, काइंडली सुन लीजिएगा बेटा। ये गाइटन पे है, लेयर्स की डिटेल बिल्कुल ऐसे ही है और मैंने पेज के ऊपर लिखा हुआ है, अगर कहते हैं तो मैं उसकी पेज की पिक बना के आपको, बल्कि वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी बेटा, अभी सिलेबस आपका पढ़ा है, ठीक है। पहले ये सुन लें कि पेप्टाइड और लिपिड बेस्ड हार्मोन क्या क्या होते हैं बेटा। लिपिड बेस्ड वो हार्मोन्स होते हैं दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्टीरॉइड्स, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या मिरिलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये आपके T3 और T4 हैं। दीज हार्मोन्स आर स्टीरॉइड इन नेचर। तो वो हार्मोन जो स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं उनको कहा जाता है लिपिड बेस्ड हार्मोन, या जो लिपिड से ड्राइव हो रहे होते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब जो लिपिड बेस्ड होते हैं उनके अंदर स्टीरॉइड हार्मोन्स आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं और थायराइड हार्मोन्स। और जो पेप्टाइड बेस आती हैं, पेप्टाइड बेस के अंदर इंसुलिन आती है, ग्लूकागॉन आता है, और इसके अलावा वो हार्मोन्स जो कि अड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं, लाइक एड्रीनलिन है, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, इनको कहा जाता है पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा वो हार्मोन जो पेंक्रियाज से रिलीज हो रहे होते हैं, जिनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये बेटा इनके अंदर डिफरेंशिएशन है कि लिपिड और पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन के अंदर, ठीक है। ओके, ओके बेटा, इनका टेस्ट आप लोगों को कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप वेडनेसडे को टेस्ट लेना है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 2 PM। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
और कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मेरे से। सी यू इंशाल्लाह।